नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। बागेश्वर के कपकोट पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। ऐसे में सीएम ने प्रभावित परिवारों से संभव हर मदद का आश्वासन दिया। वहीं निरीक्षण के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राहत और पुनर्वास कार्यों में कोई ढिलाई न बरती जाए, हर एक प्रभावित परिवार तक त्वरित राहत सामग्री पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा कि पुनर्वास प्रक्रिया भी पारदर्शी और समयबद्ध हो ताकि कोई भी जरूरतमंद सहायता से वंचित न रहे। या कभी नुकसान हो रही है, किसान तुरंत बिजली, पानी, राहत शिविर, इस सारी जानकारी में विधायक जी बिगड़ लगातार छह दिन यहाँ घटना है। एक बार लगातार मैं बिगड़ बात करके सफल निर्माता जिलाधिकारी संघ, अन्य अधिकारी संघ या देहरादून में हमने पूरी मीटिंग करी और मेरे मन से तुरंत आप सब लोगों के बीच में यहाँ हूँ, लेकिन उस दिन मौसम ठीक न भी और हमारे जिलाधिकारी जी ने बताया कि यहाँ हेलीपैड न बन सकता और हेलीपैड न बनता और आपको हालात और थोड़ा वहाँ जाने में बहुत में थोड़ा परेशानी हो रही और हम लोग सब लोग यहाँ के काम में लग रहे हैं। तो कभी मैं मालूम से बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ हो रहा है। यहाँ बिल्कुल बादल फटी, यहाँ पर करने जाया बिजली के सामान थे अल्लाह भरिया हुकूमत से जो है अपार्टमेंट में यहाँ बहुत पुल थे, सब पुल जो है इनमें बगियान तो हम सभी को हम सब लोगों को ये प्रयास पूरी सरकार ये कठिन समय सब आप लोगों को लगा, आप लोगों में साथ और हम लोगों को मिल के बहुत जल्दी से जल्दी वो काम करना। और जैसा हमारे जिलाधिकारी जी ने बताया कि विस्थापन कार्रवाई मैं कल यहाँ गाड़ी में भी बात करी और इन्होंने भी बात करी, हम लोग जो है जल्दी है स्थापना कार्रवाई कर लो और ये बहुत दुखद की हमारे बीच में अब न रहे एक घटना में। मैं भगवान में प्रार्थना करना भगवान हम सबको जो है अपन चरण में स्थान दें और सब परिवार वाला ये समय सबके लिए प्रदान करें। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार यहाँ घटना के बारे में पूरी जानकारी करी और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और बहुत जल्दी यहाँ हमारी भारत सरकार एक टीम ले आज और वो पूरी टीम यहाँ आकलन करें यहाँ पर पूरी नुकसान होने की टीम और जल्दी एक आकलन करके बहुत जल्दी जो मुआवजा दे और हमारी जो राज्य सरकार है केंद्र सरकार है जुटे हम लोग जो सहायता राशि के हम मिले और फिर से दोबारा हमारे पूरा क्षेत्र पूरा इलाका एक बार फिर से जो है व्यवस्थित बना और हमारे उन लोगों जो है थोड़ा ज्यादा परेशान थे, मंत्री ने परेशान थे, हमारा दीदी बहनी हमारा आमा सब लोग भाई बहन पूरी सरकार हमारे सब जनप्रतिनिधि यहाँ बह रहे हैं सब आप लोगों का लगा हुआ और हमारा प्रयास हो कि जल्दी से जल्दी जब राहत कार्य हो सकते हैं। बिजली वाला नगर अंदर मैंने पूछी तो उन्होंने बताया कि बिजली काम 3-4 महीने लगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि जल्दी से जल्दी बिजली का काम पूरा, बिजली, पानी, सड़क और जो भी यहाँ की आवश्यकताएं हैं उसको हम पूरा करेंगे। और जिन लोगों का बहुत खतरे में आ गए हैं जिलाधिकारी की आप जो है उनको एक बार काम भी है तो उनका कहाँ पर विस्थापन हो सकता है वो विस्थापन भी करेंगे। और जो हम लोग आपदा के लिए जो भी हर जगह तला कर रहे हैं घर बनाने के लिए अन्य चीजों के लिए वो व्यवस्था हम यहाँ पर भी करेंगे। और आपको मैं यही भरोसा आप लोग हमारे बड़े बुजुर्गों ने सब लोगों ने पहले भी कठिन समय देखा है जब सड़क नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मेहनत से अपने परिश्रम से अपनी जिज्ञासा से अपनी इच्छा शक्ति से यहाँ क्षेत्र को बसाया। अभी सुरेश गढ़िया जी विधायक जी मुझसे कह रहे थे कि इस गांव में बहुत अच्छा जो है यहाँ फसल भी होती है, बासमती होती है, हमारे यहाँ पर
अच्छा पशुधन भी है, अच्छा दूध है, घी है, सब्जियां हैं। तो इस क्षेत्र का हमारा फिर से आभार हो ऐसे रहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको जो है ऐसे करिए, ऐसा यहाँ इनको आदेश कर दीजिए, इनको बता दीजिए। यहाँ पर जो है बिजली विभाग वालों को कह दीजिए, उनको कह दीजिए, खाद्य वालों को कह दीजिए कि यहाँ शिविर लगा दें और सब शिविर सब बनाया गया, सारी चीजें करी गई हैं, आप सबको मालूम है। आगे भी इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और मैं आज केवल आप लोगों से भेंट करने आया हूँ। आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, हम सब साथ में, मैं आपके साथ में हर तरीके से और बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और ये हमारा परिवार है, हम परिवार की तरह से काम करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान जितनी आपदा आई है इस आपदा से हम लोगों को उभरने की शक्ति प्रदान करें। हमारे यहाँ पूरे राज्य के अंदर अभी जगह जगह आपदा है। देखिए आप कोई ऐसा जिला नहीं है, मैं धराली में भी था, थराली में भी था, आपके बगल में थराली है यहाँ लालगंज से आगे, वहाँ भी आपदा आई है, उत्तरकाशी में आई है, रुद्रप्रयाग में आई है, वहाँ भी ऐसी भूस्खलन हो रहा है, पिथौरागढ़ में आई है, पौड़ी में है, पूरा। और देश में कहें तो हम हमारे बगल में पंजाब में बहुत जल भराव हो गया है, पूरा जल भराव। हिमाचल में पूरा आपदा, उसके बाद जम्मू कश्मीर में आपदा, पंजाब में, हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में, वहाँ भी बहुत लोग आबाद हैं। उनको भी हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, जो लोग उसमें गए हैं ऐसे समय में, उनके लिए भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बागेश्वर के कपकोट पहुंचे सीएम धामी ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात के बाद मीडिया के सवालों पर कहा कि प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आपदा से भारी नुकसान हुआ है। कई इलाकों में सड़क, बिजली और पेयजल से परेशानी हो रही है। विभागीय अधिकारी तेज से काम कर रहे हैं। केंद्रीय टीम भी आने वाली है। आकलन के बाद जिसका जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। मौसारी गांव और इसके आसपास के गांव में जो आपदा से प्रभावित हुए हैं और लोगों ने जो भी यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं, उसमें विस्थापन भी एक है और हम लोग इसके लिए पहले से ही हम लोगों ने पहले से प्लान किया हुआ है। जहाँ विस्थापन की आवश्यकता है उसके लिए विस्थापन के लिए हम लोग काम करेंगे। अभी हमारा प्रयास है कि सबसे पहले जो हमारा ये गांव है उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत सारी पुल बह गए हैं, बहुत सारी सड़कों का नुकसान हो गया, बिजली चली गई है, पानी की समस्या हो गई है। उन सभी को एक बार फिर से स्थापित करें, रिस्टोर करें और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। भारत सरकार की टीम भी जल्दी ही यहाँ आने वाली है, वो टीम भी आ चुकी है, वो भी अपना आकलन कर रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आपदा के समय में हमारा पूरा हर तरह से हमको आश्वासन भी दिया है, हर मदद भी की है और हम अभी आकलन कर रहे हैं तो उसमें भी हमको मदद मिलेगी, जिससे कि हमारी पूरे प्रदेश के अंदर जो आज बड़ी आपदा आई हुई है, कोई जनपद ऐसा नहीं है जो आपदा से पीड़ित न हो। बड़ा नुकसान हमारी संपत्तियों का भी हुआ है, तो उन सभी का आकलन करके जल्दी जो है काम होगा और बरसात कम हो जाने के बाद हम युद्ध स्तर पर इन सभी को फिर से जो है रिस्टोर करने के लिए काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, एनडीएमए और वाडिया इंस्टीट्यूट से हमने बात की है और जहाँ जहाँ भी चूँकि ये बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, उनका आकलन वो टीम करेगी और उसके आधार पर हम आगे काम करेंगे। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से सैकड़ों से ज्यादा सड़क मार्ग बाधित हैं, जिससे प्रदेशवासियों को परेशानी हो रही है। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसे भी सामने आ रही हैं जो दावों पर सवाल है। देहरादून के विकास नगर से आई इस रिपोर्ट को देखिए, दावों और हकीकत में क्या फर्क है। तस्वीरें देहरादून के चक्राता की हैं, जहां पर सेंध कोनैन मोटर मार्ग पिछले 10 दिनों से पूरी तरह बंद है। भूस्खलन के चलते ये मार्ग पूरी तरह तबाह हो चुका है। इसी बीच कोनैन गांव से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। कोनैन गांव अचानक एक बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ गई। सड़क बंद होने के कारण ग्रामीणों को इन्हें डंडी कंडी के सहारे 12 किलोमीटर पैदल मुख्य मार्ग तक पहुँचाना पड़ा। देख रहे होंगे कि लगातार 4-5 दिन से कंटिन्यू बारिश होने के कारण से सड़क की इस प्रकार हालत हुई है कि ग्रामीणों को जो घर में जो बीमार है, मरीज को डांडी कांडी के जरिए से हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही है। जिस सुविधा हेतु के लिए मोटर मार्ग बनाए गए हैं, लेकिन वो सुविधा आज तक ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है। हम बात कर रहे हैं सिलीखट कोनैन मोटर मार्ग की लगातार 4-5 साल से कंटिन्यू मैं भी इस पर अपनी आवाज़ उच्च स्तर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन सुनने के लिए कोई भी राजी नहीं है। तस्वीरों में देखिए कैसे लोग टूटी फूटी पगडंडियों
और खतरनाक रास्तों से होकर महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। मुख्य मार्ग तक पहुंचने के बाद महिला को निजी वाहन से चक्राता अस्पताल भेजा गया। पहाड़ों में आफत बनकर बरसी ये बारिश न सिर्फ सड़कों को तबाह कर रही बल्कि लोगों की जिंदगी भी मुश्किल कर चुकी है। हालात इस प्रकार है कि जब से ये मोटर मार्ग बना है इसमें पूर्ण रूप से कार्य हुआ ही नहीं है। हम जब से इस मोटर मार्ग को देख रहे हैं, ना तो इसकी कोई नालियाँ बनी, ना इसकी कोई दीवारें बनी। इसमें अगर यहाँ तो 5-6 दिन तक कंटिन्यू बारिश हुई है, लेकिन अगर इसमें एक दिन भी अगर बारिश हो फिर भी सड़क की बहुत बुरी हालत हो जाती है। भारी बारिश और भूस्खलन से तबाह सड़कें अब ग्रामीणों की जीवन रेखा रोक रही हैं। प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती बन चुका है कि कब तक इन मार्गों को बहाल किया जा सकेगा। ये अलग बात है कि राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन कुछ इलाकों के लिए कई दिनों से बंद सड़कें न खोले जाना बड़ी मुसीबत बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। देहरादून में जनजाति कल्याण विभाग के तहत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। सीएम धामी ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया और विभागीय निर्माण योजनाओं और लोकार्पण व शिलान्यास किया। साथ ही सीएम ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। देहरादून में जनजाति कल्याण विभाग के तहत सहायक अध्यापक के पदों पर चयनित 15 अभ्यर्थियों को सीएम धामी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए और हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने 15 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और कहा कि जिन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है वो जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। जब किसी छात्र को अच्छी शिक्षा मिलती है तो वह अपने जीवन को संवारने के साथ ही समाज निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है। पहले की सरकारें महज दिखावे के लिए आदिवासी समाज की बात करती थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनजाति समाज के विकास के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में मैं भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करता हूं। साथ ही मैं आज समाज कल्याण विभाग, जनजाति कल्याण विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। साथ ही आज जनजाति कल्याण विभाग की 15 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं के आज हमने यहां पर लोकार्पण शिलान्यास भी किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजनाएं न केवल जनजाति समाज की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही हमारे जनजाति समाज के विकास को नई उन्नति और नई गति प्रदान करेंगी। साथ ही आज मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं, ये आप सबके परिश्रम, समर्पण और योग्यता का प्रमाण है कि आज कुछ एक लोगों का 15 अध्यापकों का यहाँ पर आज हमने उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया। सीएम धामी ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार आदिवासी उत्थान के लिए कई कार्य कर रही है। राज्य में 16 आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही जनजातीय क्षेत्र के बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए ITI का संचालन किया जा रहा है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत प्रदेश के 128 जनजाति गाँव का चयन किया गया, जिसके माध्यम से चयनित गाँव में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। प्रदेश में 4 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोलने के लिए केंद्र से अनुरोध किया गया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आज जनजाति समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, वंचित समाज के लिए अनेक काम किए जा रहे हैं, अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में सबसे पहला उनका अहम फैसला भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय था, जिससे पूरे देश में आदिवासी समाज की संस्कृति और योगदान को सम्मान मिला और उनको आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन मिला। जनजातीय समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान,
वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के भी 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है, जिसके माध्यम से चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे राज्य में 4 एकलव्य आवासीय विद्यालय, आदर्श आवासीय विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें से कालसी, मेहरवाना, बाजपुर व खटीमा में संचालित हो रहे हैं, जिसमें जनजातीय समुदाय के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। अनेक प्रकार से उनके व्यक्तित्व के विकास पर समग्र रूप से वहां काम किया जा रहा है, समग्र रूप से शिक्षा दी जा रही है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भोटिया तथा राजी जनजाति के शैक्षिक उन्नयन के लिए एकलव्य विद्यालय खोलने के लिए अभी हाल ही में हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भगवान बिरसा मुंडा की प्रेरणा को लेकर प्रदेश की डेमोग्राफी और धार्मिक मूल्यों को संरक्षित रखने के लिए काम कर रही है। पहले लैंड माफिया सरकारी जमीनों पर लगातार अतिक्रमण कर रहे थे, इससे अब अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर सरकारी जमीनों को मुक्त कराने का काम किया गया। सरकार ने पिछले 4 सालों में अब तक 25,000 नियुक्तियां दी हैं और आगे भी नियुक्तियों का अभियान जारी रहेगा। सरकार ने सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले पाखंडियों के खिलाफ भी कार्रवाई की। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 200 से अधिक भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजा है। हमारी सरकार भी उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसके लिए हमने प्रदेश में सख्त जहां धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने के साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। आपने देखा होगा पहले के समय में लैंड माफिया लैंड जिहाद करके प्रदेश में बिना किसी डर के कहीं हरी चादर, कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर डालकर सरकारी जमीनों पर लगातार कब्जा कर रहे थे, लगातार अतिक्रमण कर रहे थे। भाइयों बहनों, हमने इस अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर अभी तक 9,000 एकड़ से ज्यादा जमीन इस लैंड माफिया से मुक्त कराने का काम हमने किया। नकल का कानून भी हम लेकर आए और वो नकल का कानून पूरे देश के अंदर सबसे सख्त नकल कानूनों में से एक है। उसी का परिणाम हुआ कि आज जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, सारी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ हो रही हैं, बिना नकल के हो रही हैं। 25,000 नियुक्तियां आज डेट तक संपन्न हो गई हैं और ये नियुक्तियां पिछले 4 सालों में ही हुई हैं। 25,000 यानी कि 2021 से लेकर 2025 तक। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की सरकारें हैं और सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार विकास कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं। यही वजह है कि जहां भी सीएम धामी किसी प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो वहां पहले अब तक की तुलना में राज्यवासियों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी की सरकार ने पीएम मोदी के नेतृत्व में तेज गति से प्रदेश तरक्की कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। प्रदेश के खेल सचिव अमित सिन्हा लोहाघाट पहुंचे। ऐसे में उन्होंने महिला स्पोर्ट्स कॉलेज भूमि का निरीक्षण किया और निर्माणदायी संस्था के परियोजन प्रबंधक से जानकारी ली। इसके अलावा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। दरअसल लोहाघाट में जल्द महिला स्पोर्ट्स का निर्माण शुरू होने वाला है। खेल सचिव ने कहा कि सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में बेहतर कार्य कर रही है और उत्तराखंड के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक रहे हैं। उन्होंने कहा कि 256 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनने जा रहा महिला स्पोर्ट्स कॉलेज प्रदेश की महिलाओं खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात है। बड़े सौभाग्य की बात है। मतलब भारत में भी इस तरह का बहुत कम जगह व्यवस्था है कि महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज। आपने देखा हमारे देहरादून में महाराणा प्रताप है, पिथौरागढ़ में हमारा है और साथ में ये हमारा तीसरा महिला स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा। अपने आप में बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये सिर्फ इस स्थान के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में जितने भी हमारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको लेके हम सोचते हैं कि अगले ओलंपिक्स में, भारत अभी 2036 ओलंपिक की बात कर रहा है, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग लड़कियों को तैयार कर सकते हैं कि हम उस गेम्स में उनको हम गोल्ड मेडलिस्ट बनाएं। तो हमारी पूरी तैयारी ये रहेगी
यहाँ हम प्रथम चरण में जो कार्य कर रहे हैं इसमें हमारे ग्राउंड तैयार हो जाए, लड़कियों का हॉस्टल तैयार हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तैयार हो जाए, जिससे कि उनकी कोचिंग प्रॉपर यहाँ शुरू हो सके। इसकी तैयारी करने के लिए मैं इसी का देखने आ जाए। उनको सबसे पहला दिशा निर्देश दिया है कि वो तत्काल यहाँ पर अपना कार्यालय स्थापित करके यहाँ का पूरा सर्वे करके क्या चीज़ होनी है, कैसे होनी है, जल्दी करें, जिससे कि हम 1-1.5 साल के अंदर इसको थोड़ा मूर्त रूप दे सकें, जितना जल्दी हो सके इसको मूर्त रूप दे सकें। आप यही मान लीजिए कि हमारा जो बॉयज़ स्पोर्ट्स कॉलेज है उससे निकलकर हमारे तमाम मेडलिस्ट निकले हैं। अगर लड़कियों का अलग से स्पोर्ट्स कॉलेज होता है तो आप ही इमेजिन करिए कि कितना एक विशेष रूप से महिलाओं के लिए, खास करके हम महिलाओं की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो महिलाओं के मेडल के लिए बहुत ही बड़ा मील का पत्थर है। अभी महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का भी हम लोग काम 15-20 दिन में शुरू करेंगे। अभी रास्ते वास्ते बंद है, थोड़ी गाड़ी आने में दिक्कत हो रही है, तो अभी हमारे इसके मतलब काम करने को अभी 15 दिन के अंदर मतलब फुल फ्लेज में हम लोग काम शुरू कर देंगे। सर इसमें आपका एथलेटिक ट्रैक है, आपका मल्टीपर्पस हॉल है, आपका शूटिंग रेंज है, ऑडिटोरियम है, हॉस्टल है और स्टाफ क्वार्टर है। ये सभी इसमें किए जाएंगे। लिया जाएगा। कोशिश है हम लोग कि 2 साल में इसको पूरे कर लें, हम लोग का टारगेट है। इसकी डेडलाइन है कोई तय? इसका मतलब 2 साल के अंदर है टारगेट, मतलब हमने जो डेटा कंप्लीशन दिया 2 साल का टारगेट है। बाकी सब मतलब सही सब रहने का सब, जैसे कि रास्ते भी बंद हैं, सब कुछ खुल जाएंगे सही प्रॉपर समय में, तो इसको जल्दी से हम लोग कोशिश करेंगे पूरा करें। हम लोग गुणवत्ता हम लोग सही करेंगे, सब कुछ करेंगे, इसमें गुणवत्ता में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर को बिल्कुल हम लोग खुद मॉनिटरिंग हमारे द्वारा किया जाएगा, सब हम लोग और हमारे जो सहायक अभियंता पर सहायक अभियंता सभी लोग खुद मॉनिटरिंग करेंगे इसमें गुणवत्ता के लिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। धन्यवाद। स्वदेशी अपनाओं को लेकर देश भर में लगातार कैंपेन चल रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे स्थानीय उत्पादों को अपनाएं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि ये अच्छी पहल है और संकट की इस घड़ी में देश की आर्थिक परेशानियों से निपटने के लिए स्वदेशी को अपनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोकल उत्पाद छोटे स्तर पर ही सही लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का माध्यम बन सकते हैं। रावत ने तंज कसते हुए कहा कि जब वो लोकल उत्पादों की बात करते थे तो उनका मजाक उड़ाया जाता था, मगर आज बीजेपी भी यही नारा दे रही है। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस हमेशा तार्किक दृष्टिकोण से देश हित को प्राथमिकता देती रही है। अच्छी बात है ना, ये राष्ट्रीय संकट की घड़ी है। जो ये उसने टैरिफ लॉन्च किया है ट्रंप ने, वो देखो ये भाजपा नहीं लड़ पाएगी उससे। राष्ट्रीय संकट, यदि अर्थव्यवस्था बैठ गई तो कल देश को नुकसान होगा और इससे बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति आ गई है। तो इसमें हम दलीय भावना से ऊपर उठ करके हम चाहते हैं देश इस आर्थिक परेशानी का मुकाबला करने के लिए खड़ा हो। उसमें यदि स्वदेशी भी एक माध्यम है, एक छोटा माध्यम, बहुत बड़ा माध्यम नहीं है। और लोकल वोकल में तो जब मैं लोकल वोकल कहता था, जब मैं मडुआ झुमरा आदि कौड़ी आदि कहता था, ये भाजपाई मेरे मजाक बनाते थे। जब मैं भांग और कंडाली की बात करता था तभी मेरे मजाक बनाते थे। आज सारी भाजपा जो है स्वदेशी है, लोकल वोकल की बात कर रही है, अच्छा लग रहा है। लेकिन हम इनकी तरीके से नहीं है। हम राष्ट्रीय, कांग्रेस हमेशा राष्ट्रीय आवश्यकता को प्रमुखता से देखती है और हम उसी दृष्टिकोण से, राष्ट्र की आवश्यकता के दृष्टिकोण से देखेंगे। ये अलग बात है कि ये मोदी और ट्रंप के बीच के इक्वेशन बिगड़ने का परिणाम भारत को भुगतना पड़ रहा है। जहां लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया, सड़कों पर भरे पानी से ग्रामीण परेशान हैं। वहीं लक्सर के गंगादासपुर गांव की बात करें तो महाराजपुर खुर्द से गंगदासपुर के बीच सड़क पर 2 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों को इस गंदी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत यहां के छात्र छात्राओं को उठानी पड़ रही है। छात्रों का कहना है कि वे पिछले 1 महीने से स्कूल नहीं जा पा रहे। स्कूलों का कोर्स लगभग पूरा हो चुका है लेकिन सड़क पर भरे इस पानी से उनकी पढ़ाई रोक दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।